प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कुछ कल बताई थी चीज़ें, विराम अवस्था, गति अवस्था, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। तो एक बार पुनः देखिए, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 2 मिनट, उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, विराम अवस्था और गति अवस्था। विराम अवस्था में जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह विराम अवस्था कहलाती है, और जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह गति अवस्था में कहलाती है। जैसे सड़क पर चलती हुई मोटर कार, और कुछ आपको गतियाँ बताई थी। गतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे रेखीय गति, अनियमित गति, एक समान वृत्तीय गति, दोलन गति, वक्रीय गति। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति जो है वो रेखीय गति कहलाती है। जैसे अगर हवा न चल रही हो, वायु की अनुपस्थिति में अगर कोई पेड़ से फल गिरता है तो वो कैसा गिरेगा? एक सीधी रेखा में गिरेगा। या एक बिल्कुल समतल प्लेन सड़क पर कोई यात्री चल रहा है या कोई वाहन चल रहा है या गाड़ी चल रही है तो किस तरह की गति होगी? रेखीय गति होगी। देखिए बच्चों, जब किसी गति में बार बार गतिमान वस्तु अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, जैसे आपने देखा होगा कीट पतंगे जो है कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तितलियां हैं, तो ये किस तरह की गति होती है? ये अनियमित गति होती है, बार बार अपनी दिशा को परिवर्तित करते हैं। और बच्चों, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर वृत्तीय पथ पर समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करते हुए गति करती है, अर्थात उसकी चाल नियत रहती है, तो उसकी गति जो है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रही है, अगर हम ये मान लें तो उसकी गति जो है वो किस तरह की होगी? एक समान वृत्तीय गति होगी। बच्चों, जब कोई वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो उसकी गति जो है दोलन गति कहलाती है, या जिसको हम कंपन गति कहते हैं। जैसे कोई लड़की झूला झूल रही है तो उसकी गति किस तरह की गति है? कंपन गति या दोलन गति कहलाती है। बच्चों, वक्रीय गति जो है, जब कोई पिंड या कोई वस्तु एक वक्र रेखा पर गति करती है तो उसकी गति जो है वो वक्रीय गति कहलाती है। तो ये कल हमने चर्चा की थी, और अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में बताया था। जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, समय है, चाल है, दूरी है, तो ये सब किस प्रकार की राशियाँ? अदिश राशियाँ। इनको हम साधारण रीति से जोड़ते और घटाते हैं। सदिश राशियाँ बच्चों वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियों को बच्चों हमने एक तीर द्वारा व्यक्त किया था, और तीर की जो नोक थी वो उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त कर रही थी, और तीर की लंबाई जो है वो सदिश राशि के परिमाण के अनुक्रमानुपाती थी। बच्चों, हम दिशाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, दिशाएं हमारी जो मुख्य रूप से होती हैं वो 4 दिशाएं होती हैं। देखिए, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए, ये दिशा कौन सी है? पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए बच्चों, हम इस तरह से रखते हैं, ये ध्यान रखिए, ये जो है हमारी ये स्थिति है, ये जो रखा हुआ है हमारा पेन, देखिए ये पूरब की ओर ये डायरेक्शन है और ये पश्चिम की ओर है, और अगर हम इसको हम घुमा दें तो ये दिशा उत्तर की ओर हो जाएगी और ये दिशा दक्षिण की हो जाएगी। रियल कंडीशन ये रहती है, लेकिन चूँकि हम अपने ब्लैक बोर्ड पर इनको इसी प्रकार दिखाएंगे, ये चारों दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो पूरब, पश्चिम यानी ईस्ट, वेस्ट
और नॉर्थ साउथ यानी उत्तर और दक्षिण। तो ये 4 दिशाएं हैं। अब हम ये दिशाओं के अतिरिक्त अगर हम पूर्वोत्तर दिशा लेते हैं, या जिसको हम ईस्ट नॉर्थ कहें या नॉर्थ ईस्ट कहें, पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं या उत्तर पूरब कह सकते हैं, तो बच्चों वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से बीच में ये रेखा जाएगी। ऐसे ही हमारा जो है पूरब और दक्षिण की दिशा वो भी 45 डिग्री बीच में से जाएगी। ठीक इस तरह से देखिए, ये हमारा जो है ये आपका पूरब और पश्चिम है, ये उत्तर और दक्षिण है। तो ये जो ठीक बीच में से दिशा जाएगी ये पूर्वोत्तर दिशा होगी, यानी पूरब और उत्तर के बीच में से। अब ये तो बात रही बच्चों। अब मान लीजिए स्पेसिफिक कभी कोई डायरेक्शन दिया जाए, हमें ये बताया जाए कि 30 डिग्री, डायग्राम बना हुआ 30 डिग्री पूरब से उत्तर की ओर, तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री जो है हम पूर्व दिशा से उत्तर की ओर ये रेखा खींच देंगे, तो ये 30 डिग्री पूरब से उत्तर की ओर हो जाएगी। बच्चों यहाँ E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ यानी दक्षिण। तो ये इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शंस के बारे में आपको बताया गया है। दूसरी एक चीज़ बच्चों और महत्वपूर्ण है कि हम जो सदिश राशि जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम इस तरह से साधारण रूप से लिख देते हैं, लेकिन अगर सदिश राशि को लिखेंगे तो बल है तो उस पर हम तीर लगाएंगे इस तरह से। ये पहचान है हमारी, ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम इसका परिमाण लेंगे, जैसे बल का परिमाण लेंगे, तो परिमाण में से हम तीर हटा देंगे, फिर तीर की परिमाण में तीर की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इसको हम अंग्रेजी में मॉडुलस कहते हैं। अगर इसको दो डंडों के बीच में रख दें तो फिर ये F इस तरह से ये इसका परिमाण हो जाएगा। तो ये बच्चों ये सदिश और अदिश राशियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अगर हम इनमें अंतर थोड़ा सा व्यक्त करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सदिश और अदिश राशियों में क्या अंतर है, तो देखिए बच्चों हम बता रहे हैं कि अदिश राशि जो है, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। अदिश राशियों को हम साधारण रीति से जोड़ते घटाते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए साधारण, जैसे हमारी जो संख्याएं हैं उनको हम जैसे जोड़ते हैं, वैसे ही अदिश राशियों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। दिशा का उसमें कोई संबंध नहीं होता है। और सदिश राशियाँ जिन राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियों को हम साधारण रीति से जोड़ते घटाते नहीं हैं, उनके जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया अलग है, वो हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। वैसे हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं सदिश राशियों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। देखिए बच्चों, समझ लीजिए इसको। देखिए सदिश राशि से पहले हम बताते हैं सदिश राशि से अदिश राशि का गुणन। सदिश राशि से अदिश राशि का गुणन। देखिए बच्चों, हम कोई सदिश राशि है और उसका किसी अदिश राशि से हम गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका K जो है वो अदिश राशि है और A जो है वो सदिश राशि है, दोनों को गुणा करते हैं तो ये देखिए क्या है आपकी अदिश, और ये बच्चों क्या है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल जो है वो सदिश राशि होगी। क्या होगी, सदिश। यदि किसी अदिश राशि से हम सदिश राशि का गुणा करते हैं तो बच्चों उसका गुणनफल क्या होगा, सदिश राशि होगी। और उस सदिश राशि की दिशा जो है उस सदिश राशि के अनुदिश होगी जिससे उस अदिश और सदिश का गुणा किया गया।
जैसे k अदिश राशि है, हमने a से गुणा किया तो k a r के बराबर है, तो r की दिशा वही होगी जो a की है, यानी r की दिशा वही होगी जो a की है, ये ध्यान रखें बच्चों। और इसका परिमाण जो है, r का जो परिमाण जो है वो आपका a का k गुना होगा, यानी r इक्वल टू अगर हम इसे परिमाण लें तो ये स्थिति होगी, यानी r वेक्टर r का परिमाण यानी r वेक्टर a के परिमाण a का k गुना होगा, k गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखें बच्चों। जैसे उदाहरण के लिए आप पढ़ेंगे बल का जो सूत्र है F बराबर ma, ये संवेग आगे पढ़ेंगे P इक्वल टू mb, ये उदाहरण है इसके। देखिए यहाँ पर जो है द्रव्यमान कैसी राशि है, आपकी अदिश है, और त्वरण कैसी राशि है, सदिश है। इन दोनों का गुणा किया गया है तो आपको बल प्राप्त होता है जो कि सदिश राशि है, और इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण a की दिशा होती है। ऐसे ही संवेग है, द्रव्यमान यहाँ पर अदिश राशि है, वेग यहाँ सदिश राशि है, द्रव्यमान का वेग से गुणा किया गया है, आपको संवेग प्राप्त होता है जो कि सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दो सदिश राशियों को हम जोड़ते किस तरह हैं, हम इस चीज़ पर विचार यहाँ पर करेंगे और देखेंगे इस चीज़ को। देखिए दो सदिश राशियों का जोड़ना, ये थोड़ी सी जानकारी आगे काम देगी। सदिश राशियों का योग, देखिए दो से अधिक भी हो सकती हैं। योग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, किस तरह से हम जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ दो सदिश राशियाँ हैं। देखिए इनको जोड़ने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक वेक्टर आपको दिया हुआ a इस तरह से, दूसरा एक वेक्टर दिया हुआ इस तरह से b, ये दोनों सदिश राशियाँ हैं। अब इनको किस तरह देखिए जोड़ेंगे। पहले हम a को बनाएंगे इस तरह से, इसको एक तीर द्वारा व्यक्त करेंगे, और अब हम b की जो टेल है उसको हम a की हेड से जोड़ देंगे, तीर की नोक से इस तरह जोड़ देंगे इन दोनों को। और ये आपका पहला बिंदु होगा यहाँ पर O, इसको हम P कह सकते हैं, इसको हम Q कह सकते हैं। ये वेक्टर A को प्रदर्शित कर रहा है, ये वेक्टर B को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह बच्चों हमने बना लिया। फिर इनका योग क्या होगा, हम देखिए जो A की टेल है उससे B के हेड को जोड़ देंगे। देखिए ये R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो ये तरीका होगा बच्चों इसको जोड़ने। ये ध्यान दीजिए, इस तरह से हम वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर का जो हमारा योग होगा वो R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये इस तरह से दोनों राशियों को जोड़ देते हैं। तो साधारण रीति से नहीं जोड़ते हैं, इनको वेक्टर विधि से जोड़ते हैं।
तो ये बच्चों थोड़ी सी जानकारी हुई। आपका वेक्टर का योग आप किस तरह करेंगे, इसकी आवश्यकता इसकी पड़ेगी। देखिए आप वेक्टरों को घटाएंगे किस तरह से। देखिए हाँ, अगर 2 से अधिक वेक्टरों को हम जोड़ें, देखिए वो भी तरीका है। देखिए किस तरह 2 से अधिक वेक्टरों को जोड़ते हैं तो क्या तरीका है। देखिए जैसे एक वेक्टर हमारा एक ये है ए, दूसरा बी ये है, इस तरह से जोड़ देंगे। तीसरा वेक्टर ये है, मान लीजिए चौथा वेक्टर हमारा ये है, इस तरह से। तो ये वेक्टर इस तरह से हम पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल जोड़ देंगे, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे का टेल जोड़ देंगे, फिर चौथे वेक्टर के टेल से हम तीसरे वेक्टर का हेड जोड़ देंगे यानी वेक्टर डी। और ये लास्ट में जो पहले वेक्टर की टेल होगी उससे आखिरी जो वेक्टर है उसको हम जो है उसके हेड को इससे जोड़ देंगे और ये इसका परिणामी हो जाएगा बच्चों इस तरह से। ये है तो ये R जो है इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। तो ये वेक्टर्स का जोड़ना, ये ध्यान समझ में आ गई होगी बच्चों ये बात। तो ये सदिश राशियों का योग हम किस तरह करते हैं, 2 सदिश राशियों कैसे जोड़ेंगे और 2 से अधिक अगर सदिश राशियां हैं तो उनको हम किस प्रकार जोड़ेंगे। अब देखिए सदिश राशियों को हम घटाते किस तरह से, ये भी चीज़ है, इसको समझ लीजिए। सदिश राशियों का घटाना, सबस्ट्रैक्शन, सदिश राशियों का घटाना। देखिए किस तरह से घटाएंगे सदिश राशि, ध्यान दें। देखिए देखिए आपका एक वेक्टर ए है इस तरह से, दूसरा वेक्टर आपका बी ये है, अब हम ए को बी से घटाना चाहते हैं। तो बच्चों इसका देखिए 2 तरीके हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई भी वेक्टर ए है, पहले ये ध्यान देना होगा, जैसे वेक्टर आपका ए है ये, अब हम इसके परिमाण को यदि न बदलें, केवल दिशा बदल दें, हम इस डायरेक्शन में लिखें, डायरेक्शन बदल दिया तो ये माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ए। ऋणात्मक चिन्ह ये बताएगा हमारा कि इस वेक्टर जो दिशा है, पहले जो वेक्टर की दिशा ए में थी, ठीक हमने उसकी दिशा उल्टी कर दी है, तो दिशा को पलट दिया है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए हम बच्चों ए से भी घटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को इस तरह बनाएंगे। देखिए एक तरीका ये है, अगर बच्चों हम इसको जोड़ते तो सीधे सीधे जोड़ देते। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस बी कर देंगे। तो माइनस बी का मतलब ये देखिए इसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा a माइनस बी R इज इक्वल टू ए माइनस, दिशा पलट के जोड़ दें। ये तरीका है बच्चों इसको घटाने का। देखिए बच्चों एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है। देखिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को इस तरह से लेंगे, दूसरा तरीका ये है, ध्यान दीजिए ये पहला तरीका था। और दूसरा तरीका जो आजकल जिसको हम उच्च कक्षाओं में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके को आपने ए ले लिया और दोनों की टेल से चल जोड़ दी है। दोनों क्या किया, ए और बी की डायरेक्शन नहीं चेंज किया, हमने टेल से टेल इस तरह जोड़ दिया।
और जो है हमने जिस वेक्टर को घटाया था उसके हेड से, जिसमें से घटा रहे थे, उसके टेल को जोड़ दिया। तो बच्चों ये भी वेक्टर घट गया, वेक्टर a माइनस बी। तो ये लेटेस्ट तरीका है जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं, उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे ये तरीका। तो ये दूसरा तरीका था। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ख़ास तौर से ये तरीका ज़्यादा सही है, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये कुछ बातें रहीं वेक्टर्स को किस तरह जोड़ते हैं, किस तरह घटाते हैं, किसी वेक्टर राशि को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है। ये छोटी सी जानकारी थोड़ी बहुत जो आपके लिए उपयोगी है, आपके सिलेबस के अनुसार उतनी जानकारी आपको दे दी है। अब देखिए हम अपने सीधे चैप्टर पर चलते हैं, अपने मोशन पर, गति पर। देखिए किस तरह देखिए बच्चों, दूरी डिस्टेंस देखिए बच्चों, एक व्यक्ति अपने घर से चलता है, ये 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। सॉरी, 4 किलोमीटर जो है पूरब की ओर जा रहा है पहले, और फिर जो है तीन किलोमीटर जो है उत्तर की ओर। तो बच्चों इसने कुल कितनी दूरी तय की? देखिए A B C, 4 और 3 7 किलोमीटर। यानी दूरी क्या है? किसी व्यक्ति किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी पिंड द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई, अपने यात्रा के दौरान वो कितना रास्ता तय करता है, उस रास्ते की लंबाई क्या है बच्चों? ये क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है। अब दूरी देखिए हमारी अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है, और इसका एमकेएस प्रणाली में जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। यानी ध्यान दें यहाँ पर, किसी समय अंतराल में किसी पिंड द्वारा, यानी किसी पिंड द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ, किसी पिंड द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ पाथ क्या कहेंगे? को
उसके द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, उसके द्वारा दूरी कहते हैं। किसी पिंड द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई यानी लेंथ ऑफ पाथ को उसके द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यहाँ लेंथ ऑफ पाथ क्या है? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। जैसे यहाँ दूरी कितनी होगी? अगर यहाँ दूरी देखी जाए लेंथ ऑफ पाथ, हम सीधे सीधे देखेंगे ए बी प्लस बी सी यानी 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी 7 किलोमीटर। कोई मतलब नहीं है कि आप किधर जा रहे हैं, आपका दिशा क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दूरी का मात्रक जो है, दूरी का MKS प्रणाली में मात्रक क्या है? मीटर, और CGS प्रणाली में सेंटीमीटर, और दूरी जो है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें दूरी के बारे में। अदिश राशि है। दूरी का MKS प्रणाली में मात्रक मीटर है, CGS प्रणाली में सेंटीमीटर है, और दूरी अदिश राशि है। तो ये बच्चों दूरी के बारे में बात रही। अब देखिए हम यह बात करेंगे विस्थापन। देखिए बच्चों, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, देखिए बच्चों, अभी जो हमारी बात हुई थी, मैंने यहाँ आपको बताया था, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। देखिए दूरी और विस्थापन। विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और थोड़ा सा अंतर है, दो उसमें केवल दिशा को जोड़ दिया गया है। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इसका मान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर के बराबर होता है। यानी देखिए, ध्यान दें बच्चों, ये क्या था आपका A, ये B और ये C। तो यहाँ पर ये अंतिम स्थिति क्या है? C, और प्रारंभिक स्थिति क्या है? A। तो क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मान वस्तु की, जो गतिमान वस्तु है, उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर के बराबर होता है। बच्चों ये ध्यान दीजिए। तो विस्थापन क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए किस तरह से किसी वस्तु द्वारा
किसी समय अंतराल में किसी समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति में अगर देखा जाए अंतर, तो वो उसके बराबर होता है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखने की है। विस्थापन क्या है? अगर यहाँ हम विस्थापन देखें, जो उदाहरण हमने लिया है, तो विस्थापन हमारा यहाँ कितना होगा? AC, जी हाँ, कितना होगा? AC, ये होगा विस्थापन। शॉर्टेस्ट जो न्यूनतम पाथ होता है, जो न्यूनतम पाथ होता है, उसकी लंबाई जो है वो विस्थापन के बराबर होती है। वो वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, विस्थापन का मात्रक MKS प्रणाली में मीटर है और CGS प्रणाली में सेंटीमीटर है, लेकिन केवल अंतर इतना है कि ये सदिश राशि। कैसी राशि है बच्चों? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि। तो विस्थापन निकालने के लिए हम किस तरह जोड़ेंगे? वेक्टर AC जो है वो हमारा सीधे सीधे वेक्टर AB, क्योंकि हम तीर की विधि से फिर इसको जोड़ेंगे। इस तरह से तीर लगाएंगे और प्लस BC, ये इस तरह से। और अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और अगर हम इसका परिमाण अगर निकालें, यानी विस्थापन अगर निकालें AC का परिमाण, तो बच्चों ये 5 किलोमीटर होगा। इस तरह से ये। तो देखिए बच्चों, ये आज दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। कल हम पुनः इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।